नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका पाठ 5 धरती कब तक घूमेगी वाले पाठ से संबंधित टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग दोस्तों यदि 5 पाठ को कंप्लीट करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो हमारा 5 पाठ से संबंधित पार्ट 1 वाला वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्लास 10th हिंदी वर्णिका का जो 5 पाठ है धरती कब तक घूमेगी वाला है, उससे संबंधित यह हमारा पार्ट 1 का वीडियो है, जिसमें हमने 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बाबू 70 और VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आप लोग इन दोनों वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों का हिंदी वर्णिका का जो 5 पाठ है धरती कब तक घूमेगी वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर उस चैप्टर से संबंधित कहीं से भी अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग उसका सही सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाले वीडियो को तभी देखिए जब आप लोग चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो लिया है वो लिया है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित। मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी वर्णिका पार्ट 5 से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि जो हिंदी वर्णिका का 5 पाठ है धरती कब तक घूमेगी उसे आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसका अध्ययन आप लोग अच्छे से कर लीजिए। जब आप लोग उसका अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको अगर शिक्षा की प्राप्ति हो जाएगी तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न का सही सही जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने चैप्टर का अध्ययन करना है। जिस किसी भी चैप्टर से संबंधित आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोगों को उस चैप्टर का अध्ययन कर लेना है। जब आप लोग उस चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा तभी जाकर बाबू आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न से संबंधित जो वीडियो है मेरे चैनल पर अपलोडेड उसे आप लोग देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर, धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है। आप लोगों को बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के जो लेखक है, जो रचयिता है, जो राइटर है वो कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताएंगे पहला का राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए कि धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है उसके राइटर कौन है, उसके लिखने वाले कौन है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सावरदैया। क्या होगा बाबू, सावरदैया। जो धरती कब तक घूमेगी वाला कहानी है हिंदी वर्णिका का, उसके राइटर कौन है, तो सावरदैया। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि सावरदैया किस भाषा के कवि थे तो बाबू आप लोगों का जवाब क्या होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सावरदैया किस भाषा के प्रचलित कवि थे तो आप लोग बताइएगा राजस्थानी भाषा के। किस भाषा के, राजस्थानी भाषा के, राजस्थानी भाषा के, राजस्थानी साहित्य के वो एक प्रचलित कवि थे, एक प्रचलित बाबू साहित्यकार थे। इसलिए आप लोग बाबू बिल्कुल भी भूल नहीं कीजिएगा। ठीक है, राजस्थानी भाषा के प्रमुख जो साहित्यकार थे वो कौन थे, तो सावरदैया। दोस्तों, जो आप लोगों का धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है ना, उसे सावरदैया ने सबसे पहले राजस्थानी भाषा में ही लिखा था। किस भाषा में लिखा था, राजस्थानी
राजस्थानी भाषा में ही लिखा था, लेकिन बाद में उसका रूपांतरण हिंदी में कर दिया गया ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके और उस कहानी के बारे में समझ सके। आगे क्वेश्चन आएगा बाबू कि जो धरती कब तक घूमेगी वाला कहानी है उसे राजस्थानी भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है, ठीक है। यानी कि राजस्थानी भाषा से हिंदी भाषा में अनुदित करने वाले कौन है उसके बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, देख सकते हैं बाबू, अगले प्रश्न में यही प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है जो मैंने अभी रखा था। इसमें कहा गया है धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है, बताएंगे। यहाँ पर बाबू ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का हिंदी अनुवाद करने वाले कौन हैं? आज्ञाएं खुद लेखक यानी कि सावरदैया, डामोर सिंह या अशोक वाजपेयी। जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जो सावरदैया ने राजस्थानी भाषा में धरती कब तक घूमेगी वाले कहानी का रचना किया है उसी कवि ने बाबू इस कहानी का रूपांतरण किस भाषा में किया है, तो हिंदी भाषा में। कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि राजस्थानी भाषा में लिखा गया जो धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है उसका हिंदी भाषा में रूपांतरण करने वाले भी बाबू वही कवि है। कौन? तो सावरदैया। सावरदैया ने बाबू धरती कब तक घूमेगी वाले कहानी का जो बाबू स्वरूप है वो दिया था राजस्थानी भाषा में, और उन्होंने ही बाबू इस राजस्थानी भाषा का रूपांतरण हिंदी भाषा में किया था, कोई और कभी बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों आप लोग भ्रम में नहीं रहिएगा कि धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है उसे हिंदी में अनुदित करने वाले कोई और कवि है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाबू। हिंदी में अनुदित करने वाले कवि बाबू कौन है, तो सावरदैया ही। सावरदैया ने ही हिंदी भाषा में अनुदित किया था क्या, तो बाबू धरती कब तक घूमेगी वाले कहानी को, ठीक है। किस भाषा से, तो राजस्थानी भाषा से, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है कहानी धरती कब तक घूमेगी पहली बार कहाँ प्रकाशित हुई थी। पहली बार बाबू कहानी धरती कब तक घूमेगी कहाँ प्रकाशित हुई थी आपको बताना है, ठीक है। पहली बार धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रकाशन कहाँ हुआ था आपको बाबू यही बताना है। नया ज्ञानोदय में, समकालीन भारतीय साहित्य में, कथा देश में या हंस में। 3 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, ठीक है। मेरा सेहत अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बाबू आप लोग बताएंगे 3 का करेक्ट आंसर। यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, समकालीन भारतीय साहित्य में कहानी धरती कब तक घूमेगी पहली बार बाबू कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो समकालीन भारतीय साहित्य में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी कहानी में मुख्य पात्र कौन है। आप सभी को मुख्य पात्र का नाम बताना है। मैंने आप लोगों को बताया है ना, मुख्य पात्र उसे कहा जाता है बाबू जिस पर पूरी कहानी टिकी होती है, ठीक है। जिस पर पूरी कहानी टिकी होती है वही पात्र उस कहानी का मुख्य पात्र कहलाता है। तो बाबू आप लोग बताएंगे कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है। जैसे बाबू आप लोगों का कहानी था ना दही वाला मगमा, तो दही वाला मगमा वाला जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है, उसका मुख्य पात्र बाबू मगमा है। क्योंकि धरती कब तक घूमेगी इसको नहीं, जो आपका दही वाली जो मगमा है बाबू वो जो कहानी है वो पूरा का पूरा मगमा पर ही आधारित है, इसलिए उस कहानी का प्रमुख पात्र कौन हो गया, तो मगमा। इसी प्रकार से अगर हम ढाते विश्वास वाले कहानी को ले लें तो बाबू ढाते विश्वास वाले कहानी का मुख्य पात्र कौन होगा, तो लक्ष्मी, क्योंकि वो कहानी पूरा का पूरा बाबू लक्ष्मी पर ही टिका हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी। ठीक इसी प्रकार से बाबू
आप सभी को बताना है कि धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है। तो आप लोग बाबू याद कीजिए कि धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है वो किस पात्र पर टिका हुआ है, किसी ना किसी पात्र पर टिका होगा। ठीक है, जिस पात्र पर धरती कब तक घूमेगी वाला कहानी पूरा का पूरा टिका होगा वही पात्र बाबू इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा सीता। यहाँ पर सीता हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है वो पूरा का पूरा सीता पर ही आधारित है। अगर सीता को उस कहानी से हटा दिया जाए तो वो कहानी बाबू अधूरी हो जाएगी, वो कहानी अपूर्ण हो जाएगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, गीता राधा मीरा ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। अगला सवाल है, कहानी में सीता के मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है। कहानी में सीता के मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है आप लोग बताएंगे। खुशी का, संतोष का, घुटन और असंतोष का या आशा का। बाबू जो सीता है कहानी में धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है उसमें जो सीता है वो बाबू अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, उसे अपने ही घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबू उसके जो बेटे होते हैं वो बिल्कुल भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसके साथ बिल्कुल भी अपनापन जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, जिसके कारण सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है, अपने ही घर में बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा घुटन और असंतोष। हालांकि सीता को बाबू 2 वक्त के लिए रोटी मिल रहा था, हालांकि सीता को रहने के लिए अपने ही घर में एक कोना मिल रहा था उनके बेटों के द्वारा, लेकिन बेटों का प्यार क्या होता है, बेटों का अपनापन क्या होता है, एक माँ का प्यार क्या होता है, वो बिल्कुल भी बाबू सीता को नहीं मिल रहा था। बहुएं अपनी सासू माँ को कैसे प्यार करती है, बहुएं से क्या हमें लाभ मिलेगा, ये बिल्कुल भी लाभ बाबू सीता को नहीं मिलता था। ठीक है, बहुएं से कोई भी स्नेह, कोई भी प्यार, कोई भी लगाव बाबू सीता को नहीं मिलता था। इसी कारण जो सीता थी, जो बाबू मुख्य पात्र थी धरती कब तक घूमेगी वाले चैप्टर का, वो अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है सीता की घुटन का मुख्य कारण क्या है, बताएंगे आप लोग सीता की घुटन का मुख्य कारण क्या है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया सीता के जो बेटे हैं बाबू वो बिल्कुल भी सीता को नहीं मानते हैं, यानी कि अपने माँ को नहीं मानते हैं, अपने माँ को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते हैं, माँ होने का श्रेय उन्हें नहीं देते हैं, माँ होने का जो बाबू दर्जा है वो नहीं देते हैं। बेटों का प्यार क्या होता है वो बिल्कुल भी सीता को एहसास नहीं होता, इसी कारण बाबू सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है। तो सही आंसर क्या होगा, भोजन की कमी। बाबू भोजन की कमी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर घर में प्यार रहेगा तो बाबू भोजन की कमी भी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर अगला है परिवार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परिवार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार। जो परिवार थे सीता के जो बेटे और बहू थे वो बिल्कुल भी सीता को नहीं मानते थे, सीता को बोझ के समान समझते थे, उन्हें कभी भी अपने माँ के रूप में नहीं मानते थे उनके बेटे, और उनके बहुएं कभी भी उन्हें सासू माँ के रूप में नहीं मानती थे। इसी कारण बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 6 के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को स्पष्ट ना सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बाबू मेरा नाक थोड़ा सा चपा हुआ है इसलिए है क्योंकि बाबू हमें बहुत ही हमें बाबू आप समझ सकते हैं गंभीर हमें जुकाम हुआ है। ठीक है, और अभी तक हम ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोगों को क्लास कराना है, इसलिए दोस्तों हम क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं होना देना चाहते हैं, और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ें और अपनी तैयारी 2026 के लिए करें अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है सीता के अनुसार जीवन में सिर्फ रोटी होना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे और क्या चाहिए।
सीता के अनुसार जीवन में सिर्फ रोटी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे और क्या चाहिए बाबू। देखिए, रोटी कहने का मतलब भोजन तो एक जानवर भी प्राप्त कर लेता है। जो इस सृष्टि में जानवर होते हैं, जीव होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उन्हें भी भोजन की प्राप्ति किसी ना किसी तरीके से हो जाती है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी जीव को बाबू, किसी न किसी भिखारी को बाबू, किसी न किसी निसहाय, असहाय, बेसहारा, बेलाचार को बाबू भोजन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन बाबू इन जीवों को क्या नहीं मिलता? इन जीवों को बाबू बिल्कुल भी इनके जीवन में प्यार नहीं मिलता, इनके जीवन में स्नेह नहीं मिलता, इनके जीवन में बिल्कुल भी किसी के साथ लगाव नहीं हो पाता। जो भिखारी होते हैं, जो असहाय, बेसहारा, निसहाय जो लोग होते हैं, उनको किसी से प्यार नहीं मिल पाता। दया मिलता है, भले दया के रूप में भोजन मिल जाता है, दया के रूप में कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन प्रेम, स्नेह और अपनापन बिल्कुल भी मिल नहीं पाता। तो बाबू देखिए, यहाँ पर घर में रहने वाली जो सीता होती है, उन्हें 2 वक्त के लिए रोटी तो मिलती है बेटों से, ठीक है। जो बेटे हैं सीता के, वो 2 वक्त के लिए अपनी माँ को रोटी तो देते हैं, अपने घर में रहने के लिए उसे आश्रय तो देते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल भी कोई हालचाल नहीं पूछते। कभी भी उसे ये नहीं कहते कि माँ आपको क्या चाहिए, माँ आपको क्या नहीं चाहिए, माँ आज क्या खाना में बनाना चाहिए, मैं आज क्या बनाऊँ, ठीक है, मैं क्या आपकी बहुएं आज खाना में क्या बनाए, आपके चॉइस से भी कुछ बनना चाहिए। होता है ना कि चलिए मेरी माँ को आज ये खाने का मन है, मेरी माँ को आज वो खाने का मन है, माँ मेरी आज ये पहनने वाली है, वो पहनने वाली है। कुछ भी होता है ना अपनापन वाला बाबू, कोई भी अपनापन वाला जो व्यवहार होता है वो सीता के बेटे बिल्कुल भी सीता के साथ नहीं करते हैं, कोई भी लगाव उसके साथ नहीं रखते हैं। जिस तरीके से बाबू एक अजनबी हम लोगों के साथ व्यवहार करता है ना, जैसे अजनबी लोग हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं अनदेखा वाला, ऐसे ही सीता के जो बेटे होते हैं वो माँ के साथ अनदेखा वाला व्यवहार करते हैं, अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं। अजनबी जैसा व्यवहार करने के कारण ही सीता को बाबू अपने ही घर में बिल्कुल भी बाबू उसे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। उसे अपने घर में घुटन महसूस हो रही थी, उसे अपने घर में असंतुष्टि फील हो रही थी। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आत्मीयता और प्यार। सीता के अनुसार जीवन में सिर्फ रोटी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मीयता और प्यार भी होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगर हम किसी से लगाव रखेंगे, हम किसी से प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, उसके साथ अपनापन रखेंगे, तो बाबू यही अपनापन क्या करेगा, हम दोनों के बीच में, जिसके साथ आप रख रहे हैं, ठीक है, हम दोनों के बीच में बाबू एक प्यार का स्वरूप स्थापित करेगा, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, जो माँ होती है बाबू, जो माँ होती है वो बचपन में जो माँ होती है वो अपने बच्चों को बचपन में, जो बच्चे होते हैं ना, माँ के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें बाबू वो भी पेट भरती है दूध से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका पेट नहीं भरती, सुबह शाम ही नहीं बल्कि दिन भर में 4 टाइम 5 टाइम रात में उठ कर जो माँ होती है वो पेट भरती है। बात यहाँ पर पेट भरने का नहीं है बिल्कुल भी। जो माँ होती है बाबू वो पेट भरती है अपने बच्चे का, 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, बल्कि 4-5 टाइम, कोई लिमिट नहीं है कि कितने टाइम। बार बार जो माँ होती है वो बाबू उठ कर देखती है कि मेरे बेटे को दूध की जरूरत तो नहीं है, मेरा बेटा जो है भूखा तो नहीं है। बार बार अपने बेटे की वो सेवा करती है, बार बार अपने बेटे को वो खिलाती है, दूध पिलाती है, ताकि उसका बेटा, ताकि उसका पुत्र, ताकि उसका संतान बिल्कुल भी भूखा ना रह सके। पेट भरने के बजाय भी जो माँ होती है बाबू वो अपने संतान को खूब लाड करती है, प्यार करती है, उसे बाबू खिलाती है, उसका वो देखभाल करती है, उसकी वो रक्षा करती है, उसे वो घुमाती है। तो इसी को बोलते हैं प्यार, इसी को क्या बोलते हैं? प्यार। हल्का भी अगर बच्चा रोने लगता है किसी कारणवश, अगर उसे बाबू मच्छर काट दे या उसे डर का एहसास हो, अगर थोड़ा बहुत भी बच्चा अगर रोने लग जाए, तो माँ सारे कामों को छोड़कर, सारे बाबू कामकाज को छोड़कर अपने बच्चे के पास दौड़ती हुई चली आती है और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और वो उसे बाबू तब तक खिलाती है, तब तक उसे अपने गोद में रखती है जब तक बच्चा बाबू चुप ना हो जाए। तो ये होता है प्यार, ये होता है अपनापन। यहाँ पर केवल पेट भरने का संबंध नहीं है, यहाँ पर प्यार का संबंध है। तो ऐसा ही प्यार बाबू बच्चों को भी अपने माँ के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ बूढ़ी हो गई, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, तो बस हम उनको किसी भी तरीके से ढो रहे हैं। ढोने के लिए बाबू देखिए,
ढोने के लिए आप बाबू देखिए, आप जानवर को भी ढो लीजिएगा, लेकिन जो एक प्यार होता है वो प्यार बाबू सबको नहीं मिल सकता है। माता पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं, इसलिए हमें माता पिता को ईश्वर की तरह पूजना चाहिए। हमें उनके साथ प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनके साथ अपनापन व्यक्त करना चाहिए, अपने दुखों को उनके सामने उनके समक्ष प्रकट करना चाहिए और उनके दुखों को हमें जराना चाहिए। उनकी उनकी क्या क्या खुशियाँ हैं, उनकी खुशियाँ किसमें हैं, उन खुशियों को बाबू लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही बाबू एक अच्छे बेटे की पहचान होती है। ऐसा ना कि अगर माता पिता असमर्थ हो जाए, माता पिता बेसहारा हो जाए, माता पिता का शरीर बाबू अगर साथ छोड़ दे, तो ऐसी स्थिति में जो बेटे हैं वो भी उनका साथ छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। माता पिता अपने बेटे को, अपने बेटियों को बाबू इसीलिए बाबू बड़ा करते हैं, इसीलिए उन्हें योग बनाते हैं, ताकि वृद्धावस्था में उनके बेटे और बेटियां क्या कर सके, बेटे और बेटियां उनका सहारा बन सके, उनका रक्षक बन सके। जिस प्रकार से बचपन में, हमारे बचपन में, ठीक है, हम लोगों के बचपन में हमारे रक्षक कौन थे, तो हमारे माता पिता। बाबू जिस प्रकार से बच्चों के रक्षक माता पिता होते हैं, ठीक इसी प्रकार से बाबू वृद्धावस्था में माता पिता का रक्षक किसे होना चाहिए, तो बच्चों को होना चाहिए। समय का चक्र रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। अगर आप आज नहीं होइएगा तो कल के समय में आप भी वृद्ध होइएगा, आप भी बूढ़ा होइएगा, और आपके भी जो बच्चे होंगे वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। समय का चक्र चलते रहता है, समय का पहिया चलते रहता है, वो रुकता नहीं है। जैसा आप दीजिएगा वैसा ही आपको मिलेगा, जैसा बोइएगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये चीज़ है। कहानी के माध्यम से जो बाबू राइटर हैं, जो कवि है, वो वही बाबू आप लोगों को बताना चाहते हैं। कहानी के माध्यम से जो राइटर हैं वो सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ लिख कर आप शिक्षित बनिए, आप ज्ञानी बनिए, आप योग बनिए, योगशील बनिए, लेकिन इतना आप शिक्षित ना बनिए कि आप अपने माता पिता को ही भूल जाइए, माता पिता को ही आप अशिक्षित समझने लग जाइए, उनको आप बोझ समझने लग जाइए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किताबी ज्ञान के अलावा हमें अध्यात्म ज्ञान भी दोस्तों लेना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में अध्यात्म ज्ञान होगा तो हम कभी भी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, अपने माता पिता के साथ हम कोई भी कुबाबू व्यवहार नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारे माता पिता के आंखों में आंसू आए। जिन बेटों या बेटियों की वजह से माता पिता के आंखों में आंसू आते हैं, तो बाबू याद रखिए वो एक तरीके से पाप के रूप में माना जाता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से माता पिता के आंखों में आंसू आए। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कौन, तो कहानीकार। और ये जो कहानी है वो बाबू सच्ची घटना पर आधारित है। और बाबू आप लोग ऐसा सुनते भी होंगे अपने पड़ोस में या अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, बाबू आप लोग ऐसा सुनते भी होंगे, ऐसा देखते भी होंगे कि आजकल के आधुनिक समय के जो बेटे हैं वो अपने माँ के साथ ऐसा कर भी रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप उस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसके बारे में जानिएगा, तो बाबू बहुत ही बाबू आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी उस कहानी से। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है सीता अपने काले ओढ़ने को देखकर कैसी हो गई, तो रुआसी। बाबू उसका एक ओढ़ना है जो कि बहुत ही पुराना हो जाता है। आज तक किसी बेटे ने ये नहीं पूछा कि माँ आपका ओढ़ना सही है या नहीं, आपका ओढ़ना साफ है या नहीं, आपका ओढ़ना ओढ़ने लायक है या नहीं। किसी बेटे ने या किसी बहू ने आज तक सीता के पास जाकर यह पूछने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। अगर सीता के पति होते, अगर उनके सोहर होते, उनका अगर हस्बैंड होता, तो बाबू ऐसा दिन सीता को बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो पुराना ओढ़ना होता है उसे देखकर जो सीता होती है वो रुआसी हो जाती है। रुआसी कहने का मतलब है रोने जैसा बाबू उसका मन हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल है कहानी के अनुसार बच्चे घर में कैसे व्यवहार कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताएंगे आप लोग ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार बताएंगे बाबू, बोल नहीं पा रहे हैं हम, थोड़ा आवाज ही नहीं निकल पा रहे हैं हमसे। यहाँ पर ऑप्शन है पहले की तरह खेलते थे लेकिन डांटे जाते थे, बिल्कुल नहीं खेलते थे, या खेलते थे और सराहे जाते थे। 10 का सही आंसर क्या होगा। कहानी के अनुसार बच्चे घर में कैसे व्यवहार कर रहे थे, तो बाबू खेलते थे लेकिन डांटे जाते थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 10 का। ठीक है, जो सीता के बेटों के बच्चे होते हैं, सीता के पुत्रों के जो बच्चे होते थे वो बाबू खेलते थे, लेकिन खेलने के क्रम में उनके माता पिता के द्वारा उन्हें डांट भी पड़ती थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है,
जो सीता के बेटे हैं ना बाबू, सीता के जो बेटे हैं और उनके जो पुत्र हैं, जब सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेल रहे होते हैं तो उनके माता पिता एक दूसरे से अलग कर देते हैं। देखिए सीता के 3 बेटे होते हैं, आप लोग बाबू समझिएगा, सीता के कितने बेटे होते हैं टोटल? सीता के टोटल 3 बेटे होते हैं और तीनों बेटों के जो संतानें होती है, तीनों बेटों के जो बाबू बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने घर के सीता का जो घर होता है उसके आंगन में वो खेलते हैं। तो बाबू जब वो खेलते हैं तो सीता को बहुत ही अच्छा लगता है, सीता को बहुत ही खुशी महसूस होती है। लेकिन खेलने के क्रम में ही बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो एक दूसरे से अलग कर देते हैं। ठीक है, तीनों बेटों के जो 3 बेटे होते हैं सीता के, वो अपने अपने बच्चों को अपने पास डांट कर बुला लेते हैं, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं वो आंगन में खेल नहीं पाते। आंगन में नहीं खेल पाने के कारण ही सीता का जो आंगन होता है वो सूना सूना महसूस होने लग जाता है, आंगन बाबू खाली लगने लग जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब तक सीता के पति जिंदा थे, जब तक बाबू सीता के हस्बैंड जीवित थे, तब तक बाबू आंगन में उनके बेटों के जो बच्चे थे वो खेला करते थे। बिल्कुल भी किसी भी बेटे के पास बाबू ऐसा पावर नहीं था कि वो उनको डांट कर अपने पास बुला दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो सीता के जो पति थे वो डांट भी लगाते उनको। ठीक है, अपने बच्चों को, अपने बेटों को वो डांट भी लगाते। लेकिन जैसे ही बाबू सीता के हस्बैंड डेथ कर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो सभी अपने अपने मन के मालिक हो गए। कौन? तो सीता के बेटे सभी अपने अपने मन के क्या हो गए बाबू? राजा हो गए। अब बाबू किसी को किसी का भय नहीं रहा। ठीक है, किसी को किसी का डर नहीं रहा। सीता का तो बाबू बिल्कुल भी नहीं, सीता का बिल्कुल भी डर उन्हें रहा ही नहीं। वो तो समाज के दबाव में अपनी माँ को घर में रख रहे थे ताकि समाज उन्हें ये ना कहे कि बेटों ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। समाज के दबाव में रहकर जो सीता के बेटे थे वो सीता को अपने घर में रख रहे थे। लेकिन अगर बाबू समाज का दबाव ना रहे तो उनके बस चलते क्या होता है, वो अपनी माँ को घर से बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, सीता को बच्चों की चिलपो पहले कैसी लगती थी? तो संगीत जैसी सुखद। पहले बाबू सीता को बच्चों की चिलपो कैसी लगती थी? तो संगीत सी सुखद। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, कहानी में परिवार के बड़े सदस्य बच्चों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं? तो सही आंसर होगा पक्षपातपूर्ण। कैसा? पक्षपातपूर्ण। 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सीता के 3 बेटे होते हैं, कौन कौन? कैलाश, नारायण और बीजू। और ये तीनों जो बेटे होते हैं वो अपने अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। ठीक है, अपने भाइयों के बच्चों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं। अपने भाइयों के बच्चों को देखकर बाबू उनके मुंह पर 12 बज जाता है। अपने भाइयों के बच्चों को देखते हैं तो बाबू वो उनसे दूर हो जाते हैं या उन्हें ही अपने से दूर कर देते हैं। अपने भाइयों के बच्चों को बिल्कुल भी वो प्यार नहीं करते। भाइयों के बच्चे अगर उनके आंगन में आते खेलने के लिए या उनके पास अगर आते तो बाबू उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो केवल अपने बच्चों से ही प्रेम किया करते थे, अपने भाइयों से बिल्कुल भी, अपने भाइयों के बच्चों से बिल्कुल भी प्रेम किया नहीं करते थे। ठीक है, तो यहां पर हो गया पक्षपातपूर्ण। देखिए अगर एक भाई दूसरे भाई के बच्चों से प्रेम नहीं करेगा तो क्या दूसरा भाई बाबू पहले भाई के बच्चों से प्रेम करेगा? अगर दूसरा भाई अगर पहले भाई और तीसरे भाई के बच्चों से प्रेम नहीं करेगा तो क्या पहला और तीसरा भाई दूसरे भाई के बच्चों से प्रेम करेगा? अगर तीसरा भाई पहला और दूसरे भाई के बच्चों से प्रेम नहीं करेगा तो क्या पहला और दूसरा भाई तीसरे भाई के बच्चों से प्रेम करेगा? नहीं करेगा। तो यही होता है पक्षपात। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी बाबू अपने अपने बच्चों से प्रेम किया करते थे, बिल्कुल भी अपने भाइयों के बच्चों से प्रेम नहीं किया करते थे। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, कहानी में किस चीज की तुलना संगीत से की गई है? तो सही आंसर क्या होगा? बच्चों की हंसी, बच्चों की चिलपो, पक्षियों की चहचहाहट, आंगन में खेलना। 13 का सही आंसर बताएंगे आप लोग बाबू। 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर होगा बच्चों की चिलपो। कहानी में बाबू बच्चों की चिलपो की तुलना संगीत से की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी, जब भी सीता के आंगन में उनके बेटों के बच्चे खेला करते थे एक साथ मिलजुल कर, और जब बाबू वो चिल पो करते थे यानी कि जब वो खेलने के क्रम में शोरगुल किया करते थे, तो बाबू उनके शोरगुल सीता को संगीत के समान प्रतीत हो रहे थे, संगीत के समान सुनाई दे रहे थे, सीता को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, घर का आंगन बच्चों से ही बाबू शोभता है। घर का आंगन किससे शोभता है? तो बाबू घर का आंगन बच्चों से ही शोभता है। घर के जिस आंगन में परिवार के बच्चे ना खेले तो बाबू वो आंगन कैसा लगता है? वो आंगन सूना सूना लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है सीता को अब घर का माहौल कैसा लगता है? सीता को अब घर का माहौल शांतिपूर्ण लगता है, पहले जैसा ही लगता है, अजनबी और अजीब लगता है, या उत्सवमय लगता है? 14 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, सीता को अब घर का माहौल। अब घर का माहौल कहने का मतलब है उनके पति के देहांत के बाद, सीता के पति के देहांत के बाद जो घर का माहौल है वो कैसा लगता है? वो लगता है अजनबी और अजीब। बाबू आपका अपने ही घर में, ठीक है, आपका अपने ही घर में जब बाबू आपके परिवार वाले आपके साथ अजनबी जैसा व्यवहार करने लग जाए, आपको इग्नोर करने लग जाए, आपका हाल चाल ना पूछे, आपके लिए बिल्कुल भी कोई प्यार ना रखे, कोई प्यार प्रस्तुत ना करे, कोई स्नेह ना रखे, तो बाबू आपको अपने ही घर में क्या लगेगा? आपको अपने ही घर में बाबू घुटन जैसा महसूस होने लग जाएगा, और परिवार के जो लोग होंगे वो आपको अजनबी जैसा महसूस होने लग जाएंगे। तो ऐसा ही किसको बाबू लगता था? तो सीता को। ठीक है, सीता को घर का माहौल कैसा लगता था? सीता को घर का माहौल अजीब और अजनबी जैसा लगता था, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि उनके जो बेटे थे वो बिल्कुल भी बेटे जैसा व्यवहार सीता के साथ नहीं करते थे। कभी भी वो दोस्तों माँ के पास आकर नहीं बैठते थे, कभी भी माँ का पाँव नहीं दबाते थे, कभी भी माँ के पास आकर ये नहीं पूछते थे कि माँ आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी तबीयत कैसी है, आपका तबीयत सही है या नहीं है, आप आज क्या खाने में खाइएगा, आपको क्या चाहिए। एक होता है ना पूछताछ, एक होता है ना किसी के बारे में जानना, किसी की भावनाओं को समझना। ठीक है, अगर सीता का पति बाबू जिंदा होते, अगर सीता के पति जिंदा होते तो क्या बाबू उसके भावनाओं को नहीं समझते? वो उनके भावनाओं को वो समझते हैं। ठीक है, लेकिन उनके पति तो रहे नहीं, तो बाबू बेटों का कर्तव्य होता है कि अपनी माँ के भावनाओं को समझे, उसके दुखों को समझे, उसके पास आकर बाबू थोड़ा बहुत बातचीत करें। अरे दे या ना दे वो दूर की बात है, बेटे माँ को कुछ दे या ना दे वो दूर की बात है, अगर बेटे अपने माँ के पास 5 मिनट ही सही, अगर बेटे अपने माँ के पास 5 मिनट ही सही आकर अगर बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका अगर बाबू सहारा बनते हैं, हिम्मत बनते हैं, तो उसी से माँ को बहुत ही खुशी मिलेगी, उसी से माँ को बहुत ही बाबू हिम्मत मिलेगी। लेकिन तीनों में से कोई भी बेटा सीता के साथ ऐसा नहीं करता है, और साथ ही जो बहुएं होती हैं वो भी बाबू नहीं करती हैं। बहुएं तो बहुत दूर की बात है, बात करते हैं बाबू बेटों का। ठीक है, जब बेटा ही अपना नहीं हुआ तो बहुएं कहां से होंगी? जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो बहुएं कहां से हो सकती हैं? कभी हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो सही आंसर यहां पर होगा अजनबी और अजीब। ठीक है, यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी है बाबू। अगला सवाल है, सीता को किस बात से दुख होता है? सीता को बाबू किस बात से दुख होता है? अपनों की उपेक्षा से। ठीक है, अपनों की उपेक्षा से ही सीता को बाबू दुख होता है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कोई भी बाबू ये जानने की इच्छा नहीं रखता था कि सीता कैसी है, यानी कि मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ किस अवस्था में है, मेरी माँ किस परिस्थिति से गुजर रही है, मेरी माँ किस परिस्थिति से अपने जीवन यापन कर रही है, मेरी माँ को क्या दुख है क्या दुख नहीं है, कोई भी बाबू जानने का प्रयास नहीं कर रहा था। बस 2 वक्त की रोटी उसे दे दो, खाने के लिए एक कोना, खाने के लिए बाबू 2 वक्त की रोटी दे दो, रहने के लिए एक कोना दे दो, बस वही मेरी माँ के लिए बहुत ही काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा है। अब बाकी सब अपने काम में व्यस्त रहते थे, सब अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने बीवियों में व्यस्त रहते थे। किसी को भी बाबू सीता की नहीं पड़ी होती थी। सीता बीमार है, सीता खुश है या दुखी है, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तीनों में से किसी बेटे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। किसको लेकर? तो सीता को लेकर, अपनी माँ को लेकर। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है कहानी किस समाज की पारिवारिक भावनाओं को दर्शाती है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आधुनिक समाज। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कहानी जो होगा वो बाबू यहाँ पर आधुनिक समाज की पारिवारिक भावनाओं को दर्शाती है। यहाँ पर जानते हैं ग्रामीण हो जाएगा, ठीक होगा,
ये कहानी के अनुसार बता रहे हैं हम, ठीक है। कहानी के अनुसार बाबू ग्रामीण समाज की पारिवारिक भावनाओं को दर्शाती है। कहानी के अनुसार धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है वो ग्रामीण समाज की पारिवारिक भावनाओं को दर्शाती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, सीता के अनुसार घरवालों का व्यवहार कैसा हो गया। सीता के अनुसार घरवालों का जो व्यवहार है वो बाबू उपेक्षापूर्ण हो गया। 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उपेक्षापूर्ण। उपेक्षापूर्ण कहने का मतलब जब किसी के बारे में कोई इच्छा नहीं पूछा जाता, जैसे कि आपका बाबू कोई इच्छा रहा होगा, ठीक है, अभी आप बच्चे हैं, आपका कोई ना कोई इच्छा होगा तो आप अपनी इच्छा किसके सामने प्रकट करते हैं, आप अपनी इच्छा अपने माता पिता के सामने प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता आपसे पूछते हैं, हाँ बाबू बताओ आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो आप अपनी इच्छाओं को अपने माता पिता के सामने, आप अपने माता पिता के सामने, अपने भैया के सामने, अपने दीदी के सामने प्रकट करते हैं। लेकिन बाबू जो सीता होती है वो अपनी इच्छा को बिल्कुल भी अपने बेटों के सामने प्रकट नहीं करती है, क्योंकि कोई भी बेटा उनके इच्छाओं को सम्मान देने वाला नहीं होता है, उनके इच्छाओं को बिल्कुल भी पूरा करने वाला नहीं होता है। किसी को भी सीता की इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता है, इसका ही मतलब होता है बाबू उपेक्षापूर्ण। जिसकी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, जिसका जो भी जिनकी जो इच्छाएं होती हैं, अगर हम उनकी इच्छाओं को बिल्कुल भी हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते, उनकी इच्छाओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसी को कहा जाता है उपेक्षापूर्ण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीता कभी भी आप मुंह खोलकर नहीं कह सकती है कि हमें आज खाने में ये खाना है, दोपहर को खाने में ये खाना है, कभी भी वो मुंह खोलकर नहीं कह सकती है। जो उसे मिल जाए वो उसे खाना है। अगर खाना ठीक है तो 2 कोर ज़्यादा खाएंगे, अगर खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके मन लायक नहीं है, तो बाबू 4 कोर कम खाएगी। लेकिन किसी भी तरीके से खाली पेट को भरकर तो सोना है, किसी भी तरीके से जिंदगी तो काटना है, आत्महत्या तो कर नहीं सकती। ये सारा चीज कहानी में बताया गया है। सीता ये सारा चीज सोचती है, ठीक है, अगर मन लायक खाना हुआ, अगर पसंद का खाना हुआ तो 2 कोर ज्यादा खा लेती हूँ, अगर मन पसंद का खाना नहीं हुआ तो 4 कोर कम ही खाकर सो जाती हूँ। लेकिन खाना तो है, क्योंकि जीना तो है, बिना खाए कोई जी नहीं सकता, जीवन तो काटना है किसी भी तरीके से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी को भी बाबू जानने की इच्छा नहीं होती है कि माँ को क्या चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे कभी भी बाबू बेटों को नहीं करना चाहिए अपने माता पिता के साथ, ठीक है। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है सीता के जीवन में बदलाव किसकी मृत्यु के बाद आया, तो पति के। आप सभी को पता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 19 नंबर में, इसमें कहा गया है सीता के परिवार में किस प्रकार का माहौल रहता था। तो बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्या, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 19 का हमारा हो जाएगा शांत लेकिन भावनात्मक रूप से शुष्क। सीता के परिवार में माहौल रहता था शांत लेकिन भावनात्मक रूप से शुष्क, यानी कि भावना की कमी थी, प्यार की कमी थी, स्नेह का कमी था, लगाव का कमी था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला सवाल है कहानी का मुख्य संदेश क्या है। कहानी का मुख्य संदेश आर्थिक समृद्धि ही जीवन का आधार है, परिवार में आपसी स्नेह और सम्मान का महत्व है, आधुनिक समाज की बुराइयों पर प्रकाश डालना है, या फिर पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन जरूरी है। यहाँ पर बाबू आप लोग बताएंगे कि कहानी का मुख्य संदेश क्या है। तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा परिवार में आपसी स्नेह और सम्मान का महत्व। बाबू देखिए, आप भले किसी को 2 वक्त की रोटी कभी दीजिए, ठीक है, भले आप किसी को बाबू कभी आप खाने के लिए दीजिए, लेकिन उसके साथ आप प्रेम रखिए, उसके साथ बाबू आप स्नेह रखिए, उसके साथ बाबू आप एक तरीके से लगाव का एक स्वरूप प्रकट कीजिए, उसका आप हिम्मत बनिए। इसी से बाबू उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे बाबू वो आपका रिश्तेदार हो, आपकी पत्नी हो या आपकी माँ हो, कोई भी क्यों ना हो। प्रेम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, प्यार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हर कोई चाहता है कि कोई हमसे प्रेम करे, ठीक है, प्रेम के बिना बिल्कुल भी ये दुनिया नहीं चल पाती। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रेम कैसा होना चाहिए, ये बाबू प्रेम होना चाहिए निस्वार्थ भावना वाला, ना कि स्वार्थ भावना वाला। जब तक स्वार्थ होगा तब तक बाबू प्रेम नहीं रहेगा, बल्कि बाबू एक लोभ रहेगा, और ये लोभ तब तक चलेगा जब तक स्वार्थ रहेगा। जैसे ही स्वार्थ खत्म वैसे ही लोभ खत्म, और जैसे ही लोभ खत्म वैसे ही प्यार खत्म। प्यार कहने का मतलब है बाबू आपका लोभ खत्म, तो लोभ का जो आपने नाम प्यार दिया था वो भी खत्म। आजकल क्या हो रहा है लड़का लड़की में, आजकल क्या हो रहा है, लड़का का लोभ रहता है किसका, तो जिस्म का,
रहता है ना लड़की के बाबू, लड़की के जिस्म का बाबू लोभ रहता है। सारे लड़के बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें लड़की के जिस्म का लोभ रहता है कि अगर हमें लड़की के साथ प्यार का नाटक करेंगे तो हमें उसका जिस्म मिल सकता है। तो बाबू इस लोभ से क्या करते हैं, इस लोभ से वो लड़कियों को अपने जीवन में लाते हैं और लड़कियां बाबू उनके जीवन में चली आती है। किसके नाम पर, तो लोभ पर ठप्पा जो पड़ा है ना प्रेम का, लोभ पर जो ठप्पा पड़ा है प्रेम का, उसके नाम पर लड़कियां उसके जीवन में चली जाती हैं और वो जैसा करता है, जैसा वो कहता है वैसा वो करती रह जाती है। ठीक है, यानी वो लड़का जो कुछ भी कहता है लड़कियां बात मान लेती है। किसके नाम पर, तो बाबू प्यार के नाम पर, कि वो हमसे प्रेम करता है। और जैसे ही उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, जैसे ही उसका बाबू लोभ, जिस लोभ के लिए वो उसके पास गया होता है, जैसे ही उसका लोभ बाबू मिल जाता है, यानी कि जिसके लिए वो गया होता है वो उसे मिल जाता है, वैसे ही क्या करता है, उसे वो छोड़ देता है। ठीक है, उसका स्वार्थ पूरा हो गया तो वो उसे छोड़ दिया। तो यहाँ से बाबू प्यार भी खत्म। वो बोल देगा कि मुझे तुमसे प्रेम ही नहीं है। ये कहो ना सीधा सीधा कि मुझे अब तुम्हें रखना ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लाइफ में जिस चीज़ के लिए आया था वो मुझे मिल चुका है, अब मुझे कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं कहा जाता है। ठीक है, जितना जल्दी आज के जनरेशन के बाबू जितना जल्दी लड़के और लड़कियां समझ लेंगे उतना ही ज़्यादा बहुत ही बाबू वो ज़रूरी होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। अगला जो सवाल है इसमें आते हैं, देखिए 21 नंबर सवाल है, सीता के बेटों के चेहरों पर कौन से भाव स्पष्ट दिखते थे। तो सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर क्रोध और घृणा। 21 का राइट आंसर क्या होगा, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीता के बेटों के चेहरों पर क्रोध और घृणा जैसे भाव स्पष्ट दिखते थे। बाबू देखिए, सीता के बेटों के व्यवहार बहुत ही खराब थे, यानी कि वो अपने माँ से घृणा तक करते हैं। अपने माँ से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। घृणा कहने का मतलब अपने माँ को अपने घर में वो देखना भी पसंद नहीं करते। वो दोस्तों हो सकता है कि मन मन बना भी रहे होंगे कि मेरा पिता तो चलिए गया, ये बुढ़िया कब जाएगी, ये कब तक जिंदा रहेगी, कब तक हम इसको ढोते रहेंगे। ठीक है, जो अपने माँ को ही देखकर घृणा महसूस कर रहा है, जिसके नज़रों में माँ ही खटक रही है, वो क्या माँ की सेवा करेगा, वो क्या माँ का सहारा बनेगा, वो क्या माँ का एक अच्छा बेटा बनेगा, कभी नहीं बन सकता। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे बेटे बाबू रहने से अच्छा है कि ना रहे, ऐसे बेटे रहने से अच्छा है कि ना रहे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, सीता को अपने बेटों से किस बात की शिकायत थी। सीता को अपने बेटों से किस बात की शिकायत थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, वे उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते। कौन, तो उनके बेटे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है बाबू 23 नंबर में, इसमें कहा गया है सीता के अनुसार माँ और बेटों के बीच किस चीज की कमी थी। तो आत्मीयता, धन, समय, भोजन, ये तो बाबू दूर की बात है। आत्मीयता यानी कि बाबू प्यार, यानी कि लगाव, यानी कि स्नेह, यानी कि अपनापन। तो बाबू इसी चीज की कमी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 24 नंबर में, इसमें कहा गया है सीता को अपने बेटों के व्यवहार में क्या महसूस होता है। सीता को अपने बेटों के व्यवहार में जो महसूस होता है आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू क्या, तो सही आंसर होगा वे केवल फर्ज निभा रहे हैं। ठीक है, बेटा होने का वे केवल फर्ज निभा रहे हैं। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सीता को अपने बेटों के व्यवहार से क्या महसूस होता है, तो वे केवल फर्ज निभा रहे हैं। कैसा फर्ज, तो बेटा होने का। वो भी कैसा बेटा होने का, तो बस ढोने वाला बेटा होने का। किसी भी तरीके से माँ को वो ढो ले, किसी भी तरीके से वो ढोकर उसके जीवन को पार लगा दे, वैसा दोस्तों उनको महसूस हो रहा है। किनको, तो सीता को। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 24 का। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है बेटे सीता की ज़रूरतों को क्यों नज़रअंदाज करते हैं। मैंने बताया ना बाबू, जब आप लोग किसी की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, किसी की इच्छाओं को इग्नोर कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है उपेक्षा। ठीक है, ऐसे ही बाबू जो सीता के बेटे होते हैं वो भी अपने माँ के साथ ऐसा ही करते हैं। बहुत सारे दोस्तों मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटे मेरा चश्मा टूट गया है, चश्मा बनवा दो, बेटे मुझे पहनने के लिए साड़ी नहीं है, साड़ी ला दो, बेटे मेरा छत चू रहा है, मेरे छत का छप्पर ठीक करवा दो, बेटे मेरा चप्पल टूट गया है, चप्पल ला दो, बेटे मेरा लाठी कमज़ोर होकर टूट गया है, एक नया लाठी ला दो ताकि मैं उसके सहारे चल सकूं। लेकिन बेटे उसकी बात को नहीं मानते, बेटे उसकी इच्छाओं को बिल्कुल भी पूर्ण नहीं करते और बेचारी किसी भी तरीके से वो अपने जीवन को चलाती है और अंत में बाबू वो केवल सोच कर, ठीक है, घुटन महसूस कर करके बाबू ऐसी माएँ अपनी जान त्याग देती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए बाबू। जब माँ वृद्ध हो जाती है, जब माँ बूढ़ी
पूरी हो जाती है तो वो कितने समय तक हमारे साथ रहेंगी, आप ही बताइए, कितने समय तक हमारे साथ रहेंगी? अरे खूब से खूब कितना समय तक बताइए बाबू। अगर उनका जैसे ही समय बनेगा, जैसे ही बाबू उनकी सांसें पूरी हो जाएंगी भगवान के द्वारा, तो बाबू आप भी नहीं रोक सकते हैं अपने माता पिता को, आप भी नहीं रोक सकते। जैसे ही हम लोगों के माता पिता का बाबू सांसें अगर पूरे हो जाएंगे भगवान के द्वारा, या हमारे भी बाबू अगर सांसें पूरा हो जाएंगे भगवान के द्वारा, हर एक जीव हर एक प्राणी का अगर सांसें पूरा हो जाएंगे ईश्वर के द्वारा, तो हम चाह कर भी उसे नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई है तो बाबू हमें उसे सम्मान देना चाहिए, हमें उसे इज्जत देना चाहिए, हमें उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसके लिए हमें बाबू प्यार प्रस्तुत करना चाहिए, लगाव प्रस्तुत करना चाहिए। इसी को प्रेम बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रेम लगाव कैसा होना चाहिए? तो बाबू निस्वार्थ भावना वाला, ना कि स्वार्थ भावना वाला। जैसा ही स्वार्थ भावना वाला प्यार होगा तो बाबू ये प्यार बिल्कुल भी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर क्या? तो बाबू ऑप्शन नंबर बी। बेटा सीता की जरूरतों को क्यों नजरअंदाज करते हैं? तो यहाँ पर 25 का सही आंसर बोला गया है ना। हाँ, वे उसे बोझ समझते हैं, वे उसे बोझ समझते हैं, वो समझते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कैलाश ने नारायण और बीजू को बुलाकर क्या कहा? कैलाश ने नारायण और बीजू को बुलाकर क्या कहा? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, माँ को अब तुम दोनों भी रखो, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, माँ को एक ही घर में रहना चाहिए, माँ को अलग घर दिलाते हैं। तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। कैलाश जो होता है वो अपने दोनों भाइयों को बुलाता है सुबह की चाय पर, ठीक है। सीता सोच रही होती है, सीता सोचती है कि वह सुबह भी कितना भयानक था जब कैलाश सुबह की चाय पर अपने दोनों भाइयों को बुलाता है। किनको किनको? तो नारायण और बीजू को, और उनको डांट कर कहता है कि तुम्हारा फर्ज बनता है माँ को अपने पास रखने का, क्योंकि तुमने भी तो हिस्सा लिया है। जो हिस्सा है घर का वो तो केवल मैंने तो नहीं लिया, तुम लोगों ने भी लिया है हिस्सा, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम भी माँ को अपने पास रखो। तो इस पर बाबू जो उनके दोनों भाई होते हैं, ठीक है, कैलाश के दोनों जो भाई होते हैं नारायण और बीजू, वो बाबू क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि जैसी आपकी इच्छा, वो बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा। कैलाश क्या बोलता है? कैलाश बोलता है माँ को अब तुम दोनों भी रखो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये तीनों मिलजुल कर क्या बाबू दोस्तों निर्णय लेते हैं? ये तीनों मिलजुल कर निर्णय लेते हैं माँ को अपने पास 2-2 महीने रखने का। कितने कितने महीने रखने का? 2-2 महीने रखने का। कर्मानुसार तीनों भाई अपनी माँ यानी कि सीता को 2-2 महीने अपने पास रखेंगे। जैसे ही 2 महीना पूरा हो जाएगा वैसे ही जो माँ होंगी वो चली जाएंगी दूसरे बेटे के पास। जैसे ही 2 महीना पूरा होगा वो माँ तीसरे बेटे के पास चली जाएगी। फिर जैसे ही 2 महीना पूरा होगा वो माँ पहले बेटे के पास चली जाएगी, और यही क्रिया बाबू चलती रहेगी, ठीक है। सही आंसर बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके आगे चलते हैं। यहाँ पर सवाल है, नारायण ने कैलाश की बात पर क्या उत्तर दिया? तो सही आंसर यहाँ पर बाबू क्या होगा? जो आप कहेंगे वही करेंगे। मैंने बताया ना आप लोगों को, जो आप कहेंगे वही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, बीजू का स्वभाव कैसा था? बाबू बीजू जो था वो चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था, वो ज़्यादा नहीं बोलता था, ठीक है। वो बाबू अपना चुप्पी प्रस्तुत करता था किसी के सामने। तो सही आंसर होगा हमेशा चुप रहने वाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब कैलाश बाबू बोलता है कि तुम दोनों का भी फर्ज बनता है माँ को अपने पास रखने का, तो उन दोनों भाइयों में केवल नारायण ही बोलता है जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, जो आप कहे वही ठीक है। लेकिन वहाँ पर बीजू बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। यानी कि उसका स्वभाव कैसा है? तो चुप रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बाबू 29 नंबर में, इसमें कहा गया है, कहानी में माँ और बेटों की तुलना किससे की गई है? पेड़ और पत्तियों से, पत्थर और गोफन से, चिड़िया और घोंसले से, या फिर नदी और किनारे से? तो राइट आंसर बाबू होगा पत्थर और गोफन से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। कहानी में माँ और बेटों की तुलना पत्थर और गोफन से की गई है। अगला सवाल है, बेटों ने माँ को रखने के लिए क्या निर्णय लिया? वे उसे वृद्धाश्रम में भेज देंगे, वे उसे घर से बाहर कर देंगे, वे उसे बारी बारी से 2-2 महीने अपने पास रखेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब सुबह की चाय पर कैलाश अपने दोनों भाइयों को बुलाता है और बुलाकर उनसे कहता है कि तुमने भी घर का हिस्सा लिया है, तुम्हारा भी फर्ज बनता है माँ को अपने पास रखने का। जब तीनों बातचीत करके बाबू एक दूसरे से निर्णय ले लेते हैं, तो निर्णय लेने के बाद दोस्तों वो क्या कहते हैं? वो
वो कहते हैं कि हम लोग माँ को 2-2 महीने अपने पास रखेंगे। ठीक है, उनका निर्णय क्या होता है? निर्णय होता है माँ को अपने पास 2-2 महीने रखने का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 30 का, याद रखेंगे। अगला सवाल है, कहानी में किस चीज़ का महत्व सबसे अधिक बढ़ गया? तो सही आंसर होगा रोटी का। ठीक है, रोटी का। 31 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाबू, एक बेटा एक माँ का पेट नहीं चला पाया। एक बेटा जब एक माँ का पेट नहीं चला पाया, अब एक माँ तो बाबू माँ तो एक ही होती है ना, अपनी माँ का जब पेट नहीं चला पाया तभी ना हार मारकर अपने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा कि माँ को तुम लोगों को भी रखना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने भी घर का हिस्सा लिया है। और वो क्या करता है? वो अपनी माँ को बाबू उन दोनों को भी रखने के लिए कह देता है। तो इसका अर्थ यही ना हुआ कि वो माँ का पेट पालते पालते उन्हें 2 रोटी खिलाते खिलाते वो थक चुका है। कौन? तो कैलाश। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कहानी में रोटी का महत्व सबसे अधिक बढ़ गया। रोटी के लिए तीनों भाई बाबू एक दूसरे से क्या करने लगे? एक दूसरे से बाबू विवाद करने लगे। किसको लेकर? तो सीता को लेकर। किसके लिए? तो रोटी के लिए, यानी कि सीता को खिलाने के लिए। सीता का अब पेट भी नहीं चल पा रहा था। किनके द्वारा? तो 3 बेटों के द्वारा। एक माँ किसी भी तरीके से 3 बेटों को पाल ली, लेकिन 3 बेटों के द्वारा एक माँ का बिल्कुल भी पेट नहीं पाला जा रहा है। अरे एक बूढ़ी माँ कितना खाएगी भाई? 2 रोटी 1.5 रोटी कितना खाएगी? एक माँ कितना खाएगी भाई? सुबह में मान लो 2 रोटी, दोपहर मान लो थोड़ा सा चावल, शाम में मान लो 2 रोटी, कितना वो खाएगी? एक माँ कितना ही खा सकती है? वो आपसे क्या ही मांग सकती है? उसकी अब क्या ही इच्छाएं हैं? वृद्धावस्था में किसी पिता का, किसी माँ का क्या ही अब इच्छाएं बच जाएंगी? आप ही बताइए। लेकिन आप उनकी अधूरी जो इच्छाएं होती है, छोटी मोटी जो इच्छाएं होती है, जीव तुल्य जानवर तुल्य जो इच्छाएं होती है, वो भी जब आप पूरा नहीं करते तो किस काम के बेटे? बताइए, किस काम के बेटे आप? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी बेटों को नहीं करना चाहिए अपने माता पिता के साथ, वरना जो भगवान होते हैं वो भी माफ नहीं करते ऐसे पुत्रों को, ऐसे संतानों को। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा रोटी। अगला सवाल है 32 नंबर में। इसमें कहा गया है कहानी का मुख्य भाव क्या है? तो सही आंसर होगा बाबू पारिवारिक रिश्तों में स्वार्थ। पारिवारिक रिश्तों में स्वार्थ। कहानी का मुख्य भाव पारिवारिक रिश्तों में स्वार्थ है। 32 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तीनों बेटे, सीता के तीनों बेटे बाबू अपना अपना देखते थे, अपना अपना से मतलब रखते थे, किसी से भी किसी को कोई मतलब नहीं था। तो ये लोग बाबू सीता से कैसे मतलब रखते हैं? जब भाइयों को ही अपने से कोई मतलब नहीं था, एक दूसरे से प्रेम नहीं था, बहुओं को ही बाबू जब एक दूसरे से प्रेम नहीं था, तो वे अपने सासू माँ अब और बेटे के जो माँ सीता है उनसे वो कैसे प्रेम रखते हैं? आप ही बताइए। वो जब बाबू अपने में ही जब प्रेम से बातचीत नहीं करते हैं, जब अपने में ही बाबू विवाद कर कर जब जी रहे हैं, तो माँ के साथ वो कैसे बाबू प्रेम पूर्वक वो व्यवहार करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। उनके अंदर स्वार्थ की भावना जागृत हो गई कि वे लोग केवल अपना अपना देख रहे थे। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है सीता की मन स्थिति कैसी थी? सीता की मन स्थिति थी अर्ध विक्षेपित। कैसा था? अर्ध विक्षेपित। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कहानी में बेटों के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो माँ की देखभाल का बोझ। माँ की देखभाल का जो बोझ था वही मुख्य कारण था। किसका? तो बेटों के बीच विवाद का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब बेटों के बीच विवाद होता है तो विवाद का बाबू जो विवाद का जो बाबू परिणाम निकलता है वो निकलता है तीनों जो भाई हैं वो 2-2 महीने माँ को अपने पास रखेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है कहानी किस सामाजिक समस्या को उजागर करती है? वृद्धों की उपेक्षा, दहेज प्रथा, जातिवाद, बेरोजगारी। तो सही आंसर होगा वृद्धों की उपेक्षा। कहानी वृद्धों की उपेक्षा सामाजिक समस्या को उजागर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है सीता को अपने बेटों के साथ रहते हुए कैसा अनुभव होता है? सीता को अब अपने बेटों के साथ रहते हुए बाबू जानते हैं अकेलापन और उपेक्षा जैसा अनुभव होता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है सीता के अनुसार माँ और बेटे के रिश्ते में क्या रहना जरूरी है? तो प्रेम और आत्मीयता। क्या बाबू? प्रेम और आत्मीयता। माँ और बेटे के रिश्ते में प्रेम और आत्मीयता का होना बहुत ही जरूरी है। भले थाली में रोटी कम हो, भले बाबू जीने के लिए जो सुविधाएं हो वो कम हो, लेकिन माँ और बेटे के बीच का जो प्रेम हो, वो प्यार हो वो बाबू बिल्कुल भी कम ना हो। ठीक है, भले बहुएं प्रेम करे या
या ना करें, लेकिन जो माँ के जो संतानें हैं, जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, वो अपने माँ से, अपने पिता से प्रेम जरूर करें उनके अंतिम सांस तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, बेटे माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी को किस रूप में देखते हैं? तो बोझ और मजबूरी के रूप में। ठीक है, बोझ और मजबूरी के रूप में। मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि तीनों बेटों की माँ है कौन? तो सीता। माँ होने के कारण ही तीनों बेटे उसे बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर घर से बाहर निकालते हैं तो समाज उन्हें बुरा बोल सकता है, समाज उन्हें बिल्कुल भी सम्मान के नज़र से नहीं देख सकता है। तो इसी कारण बाबू जो बेटे हैं सीता के, वो सीता को बोझ के समान समझते हैं और मजबूरी के रूप में उसे अपने घर में रखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 38 का। अगला सवाल है, सीता को सबसे ज़्यादा कष्ट किस बात से होता है? तो करेक्ट आंसर होगा, उसे बेटे उपेक्षित करते हैं। क्या करते हैं? उपेक्षित करते हैं। 39 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। यानी कि उनके बेटे बिल्कुल भी अपनी माँ को, जो सीता है, उनके इच्छाओं को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, कभी भी उसके दुखों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उसकी जिज्ञासाओं को कभी भी बाबू जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। अगला सवाल है, बेटों के बीच विवाद क्यों हुआ? सीता के रहने की व्यवस्था को लेकर, संपत्ति के बंटवारे को लेकर, व्यापार के घाटे को लेकर या घर की मरम्मत को लेकर? तो राइट आंसर सीता के रहने की व्यवस्था को लेकर। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, आप सभी को पता है। 41 नंबर सवाल है, सीता की तुलना किससे की गई है? बेघर भिखारी से, परिवार में उपेक्षित व्यक्ति से, जंगल में खोई गाय से या समाज में सम्मानित महिला से? तो बेघर भिखारी से। बाबू एक बेटे के घर में रहकर फिर 2 महीने बाद घर से निकलकर दूसरे बेटे के घर में जाना है, फिर 2 महीने बाद दूसरे बेटे के घर से निकलकर तीसरे बेटे के घर में जाना है। किसके लिए? तो केवल और केवल रोटी के लिए, पेट भरने के लिए। प्रेम तो मिलता नहीं है बेटों से, स्नेह तो मिलता नहीं है। ठीक, उनसे कोई भी बाबू अपनापन का, कोई भी बाबू उनसे जो लगाव है वो तो बाबू मिलता नहीं है। अपनापन का जो अपनापन का बाबू एक नहीं होता है, अपनापन, जो अपनापन है वो बिल्कुल भी सीता को अपने बेटों से मिलता नहीं है। मिलता क्या है? तो बस रहने के लिए एक कोना और खाने के लिए 2 रोटी, बस इसीलिए बाबू यहाँ पर सीता भिखारी के रूप में एक घर से दूसरे घर में और दूसरे घर से तीसरे घर में, यानी कि एक बेटे से दूसरे बेटे में और दूसरे बेटे से तीसरे बेटे के घर में वो जाती है। तो यहाँ पर सीता की तुलना किससे की गई है? तो बेघर भिखारी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 41 का। अगला सवाल है, यहाँ पर अगला सवाल है, यहाँ पर बाबू एक और ऑप्शन दे दिया है, परिवार में उपेक्षित व्यक्ति से। सीता की तुलना किससे की गई? बेघर भिखारी से, परिवार में उपेक्षित व्यक्ति से। बाबू जानते हैं इसका राइट ऑप्शन आप लोग ये ले लीजिएगा, बी वाला, परिवार में उपेक्षित व्यक्ति से। बेघर भिखारी से अभी मत, शायद ये हमको राइट नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लेना, लेकिन हमें लग रहा है कि 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परिवार में उपेक्षित व्यक्ति से। ठीक है, क्योंकि उनके बेटे तो सीता को रहने के लिए अपने घर में जगह तो देते हैं, बेघर तो वो है नहीं, बस भिखारी के रूप में वो रोटी बस उन्हें मिल रहा है बेटों से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मान लीजिए, परिवार में उपेक्षित व्यक्ति से। अगला सवाल है, सीता के लिए रोटी क्या दर्शाती है? तो बेटे और माँ के रिश्तों की कड़वाहट। सीता के लिए रोटी बेटे और माँ के रिश्तों की कड़वाहट दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर सीता के पति जिंदा होते, बाबू पति अगर उनके कमाते, कोई काम करते, तो सीता को बिल्कुल भी अपने बेटों पर आश्रित नहीं होना पड़ता, बेटों पर बिल्कुल भी उन्हें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, उन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होना पड़ता। और जब निर्भर नहीं होना पड़ता तो बाबू उनसे बिल्कुल भी रोटी की उनको उम्मीद भी नहीं होती। किनको? तो सीता को। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। रोटी के कारण ही बेटे और माँ के बीच में क्या हो चुकी है? तो कड़वाहट पैदा हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मान लेंगे। अगला सवाल है, कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी क्या संकेत करता है? तो सही आंसर होगा सामाजिक मूल्यों में गिरावट को। किसको? सामाजिक मूल्यों में गिरावट को। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू ये नहीं होगा जी, ये वाला होगा, वृद्ध माता पिता की दुर्दशा को। वृद्ध माता पिता की दुर्दशा को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, सीता की स्थिति से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू
माता पिता की देखभाल करना आवश्यक है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सीता की स्थिति से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। हमें अपने माता पिता के साथ बिल्कुल भी जानवर से भी बदतर जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने घर में जानवर भी पालते हैं, पशु भी पालते हैं, तो हम उसे देखने के लिए 2-3 बार जरूर जाते हैं। हम देखते हैं कि वो खाया है या नहीं खाया है। लेकिन जो सीता के बेटे होते हैं वो अपनी माँ को देखने तक भी नहीं जाते कि मेरी माँ को खाना मिला भी है या नहीं मिला है, मेरी माँ जी भी रही है या नहीं जी रही है, वो मर गई या किस अवस्था में है किस अवस्था में नहीं है, उसे किस चीज़ का दुख है, उसके शरीर स्वस्थ है या नहीं है, वो सही सलामत है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी जानने का प्रयत्न नहीं करता है। कोई भी बेटा जानने का प्रयास नहीं करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 44 का। अगला सवाल है, बेटों ने मां को रखने का कौन सा तरीका अपनाया। बेटों ने मां को रखने का कौन सा तरीका अपनाया, तो यही वाला बारी बारी से मां को 2-2 महीने रखने का फैसला किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, बीजू का स्वभाव कहानी में किसका प्रतीक है, तो चुप रहने वाले समाज का। ये भी पता है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कैलाश के क्रोध का कारण क्या था, तो बाबू मां को लेकर भाइयों की उदासीनता। यहाँ पर 47 का राइट आंसर होगा, माँ को लेकर भाइयों की उदासीनता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैलाश के क्रोध का कारण माँ को लेकर भाइयों की उदासीनता था। आप लोग समझ कर रखेंगे। अगला सवाल है 48 नंबर में, बेटों के लिए माँ की देखभाल क्या बन गई थी, तो बोझ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, कहानी के माध्यम से लेखक की समस्या की ओर संकेत करता है, तो संयुक्त परिवार की टूटन। संयुक्त परिवार की टूटन की ओर संकेत करता है। कौन, तो लेखक है। 49 का राइट आंसर बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा बाबू, रोटी ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। 50 का बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पर एक और दिया है ना, माँ की देखभाल करना नैतिक जिम्मेदारी है, ये वाला होगा बाबू। माँ की देखभाल करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। माँ ही नहीं, माता पिता दोनों की। माता पिता कहानी के अनुसार माँ की, लेकिन बाबू वास्तविक जीवन के लिए माता पिता दोनों की ही देखभाल करना नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, सीता को किसने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं। सीता को किसने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं, तो बेटों ने। बेटे बाबू आपस में मिलजुल कर निर्णय ले लेते थे, लेकिन बिल्कुल भी अपनी माँ से नहीं पूछते थे कि यह निर्णय सही है या नहीं है, इसमें उनकी माँ खुश है या नहीं है। कोई भी उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयास नहीं किया करता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 51 का। अगला सवाल है, यदि सीता के पति जीवित होते तो इस स्थिति में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, तो बाबू वे बेटों को डांटते हैं, ठीक है। बेटों को क्या करते हैं, बेटों को वो डांटते हैं, वे गुस्से में आकर बेटों को डांटते हैं। कभी भी जीते जी बाबू ऐसा वो नहीं देख सकते थे। कौन, तो सीता के पति। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, सीता को लापसी कैसी लगी, तो फीकी। सीता को लापसी कैसी लगी थी, तो फीकी लगी थी। 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भी बाबू मीठा नहीं लगा था। 54 नंबर सवाल है, होली के दिन कैलाश की पत्नी ने क्या बनाया। होली के दिन कैलाश की पत्नी ने बनाया था बाबू क्या, खीर, पूरी सब्जी, दाल का हलवा या सेवई, दाल का हलवा। 54 का राइट आंसर होगा बाबू दाल का हलवा, याद रखेंगे। होली के दिन कैलाश के पत्नी ने सीता के लिए क्या बनाया, दाल का हलवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर सवाल है, कैलाश की पत्नी राधा ने सीता से क्या कहा। कैलाश की पत्नी राधा ने, याद रखिएगा, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, कैलाश की पत्नी का नाम है राधा, याद रखिएगा आप लोग। कैलाश बाबू सीता का बड़ा बेटा होता है, नारायण मंझला बेटा होता है और बीजू सबसे छोटा बेटा होता है। कैलाश की पत्नी का नाम होता है राधा और नारायण की पत्नी का नाम होता है बाबू भंवरी और बीजू की पत्नी का नाम होता है पुष्पा, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, यही बोलती है। कौन, तो कैलाश की पत्नी राधा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 55 नंबर के बाद अगला सवाल है, सीता को क्या महसूस हुआ जब उसने भूनती हुई दाल देखी। बाबू सीता को क्या महसूस हुआ जब उसने भूनती हुई दाल देखी, तो उसे लगा कि वो भी भुनी जा रही है, वो भी उस दाल की तरह क्या हो रही है, भुनी जा रही है। किनके द्वारा, तो बेटों के द्वारा, बहुओं के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, बच्चों ने सीता से क्या पूछा।
बच्चों ने सीता से क्या पूछा जी, दादी माँ आप हमारे घर कब आएंगे? दादी माँ कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाएंगे। यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। दादी माँ कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाएंगे। जब दादी माँ यानी कि जब सीता कैलाश के हिस्से से निकलकर नारायण के हिस्से में जा रही थी तो बाबू जो कैलाश के बच्चे थे वो उसको बोल रहे थे, किसको? तो सीता को, दादी माँ कहकर कि दादी माँ कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि बाबू बच्चों को भी पता चल चुका था कि जो सीता है वो 2-2 महीने पर अपने बेटों के घर जा जाकर क्या कर रही है, वो बाबू वो खाना खा रही है और वहाँ पर रह रही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, सीता के घर बदलने के बाद बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो सही आंसर होगा बाबू, सीता के घर बदलने के बाद बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, वे हर्षित होकर उसके पास आते। एक घर से जब दूसरे घर में, यानी कि एक बेटे के पास से जब दूसरे बेटे के पास सीता जाती थी तो दूसरे बेटे के पास के जो बच्चे होते थे, यानी कि उनके जो बच्चे होते थे वो खुशी हो जाते थे, हर्षित हो जाते थे। किसको देखकर? तो दादी को देखकर, सीता को देखकर। लेकिन जिस घर को वो छोड़कर दूसरे बेटे के घर जाती थी उस घर के जो बच्चे होते थे वो उदास हो जाते थे। ठीक है, निकाल कर रख दिया तो नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, याद रखेंगे। ठीक है, जब कैलाश के घर से सीता नारायण के घर जाती है तो कैलाश के बच्चे उदास हो जाते हैं और नारायण के बच्चे हर्षित हो जाते हैं। और फिर जब इसी प्रकार से बाबू नारायण के घर से सीता बीजू के घर में जाती है तो नारायण के बच्चे उदास हो जाते हैं और बीजू के बच्चे हर्षित यानी कि खुशी हो जाते हैं, यानी कि खुशहाल हो जाते हैं। किसको देखकर? तो अपनी दादी माँ को देखकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, सीता के हिस्से बदलने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे खुश हो जाते और पूछते कि दादी हमारे घर आएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, कहानी के अनुसार माँ के साथ रहने का बेटों के लिए क्या अर्थ था? तो एक जिम्मेदारी था, बस एक जिम्मेदारी, याद रखेंगे, एक जिम्मेदारी था। ऑप्शन नंबर बाबू बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बेटों के अनुसार माँ का रहना किस चीज के समान हो गया था? तो एक बोझ के समान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, कहानी किस सामाजिक समस्या को उजागर करती है? तो वृद्धावस्था की उपेक्षा को, ना ही बाल विवाह को, ना ही दहेज प्रथा को और ना ही जातिवाद को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है बाबू, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो सही आंसर होगा वृद्ध माता पिता की दुर्दशा। बूढ़े अवस्था में, वृद्ध अवस्था में माता पिता की बेटों के द्वारा क्या दुर्दशा होती है, वही दुर्दशा कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। किन बेटों के द्वारा? तो कुपात्र बेटों के द्वारा। ठीक है, सही आंसर 63 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 64 नंबर में, माँ को बारी बारी से रखने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि बेटे कर्तव्य से बचना चाहते थे, अपने अपने कर्तव्यों से बचना चाहते थे। कौन? तो सीता के बेटे। 64 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। बेटों ने अपने कर्तव्यों से बचने के लिए, बेटों ने अपने कर्तव्यों से बचने के लिए निर्णय लिया था। ठीक है, माँ को बारी बारी रखने का। 65 नंबर सवाल है, बेटों के लिए माँ का क्या महत्व रह गया? तो केवल एक जिम्मेदारी। बेटों के लिए माँ का एक महत्व क्या था बाबू? तो केवल एक जिम्मेदारी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, सीता को अपनी स्थिति का एहसास कब हुआ? जब बेटों ने बारी बारी से रखने का फैसला किया। ये सारा चीज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही बता दिया है। सीता को अपनी स्थिति का एहसास तब हुआ जब बेटों ने बारी बारी से रखने का फैसला किया। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, बेटों ने माँ को रखने का ठेका किस पर नहीं समझा? तो सही आंसर होगा बाबू केवल बड़े बेटे पर, यानी कि कैलाश पर। 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अगला सवाल है, कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा क्यों बनाया? तो होली के खास अवसर पर माँ को विदा करने के लिए, माँ को विदा करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 68 का करेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा, माँ को विदा करने के लिए। जब माँ कैलाश के घर से नारायण के घर में जा रही थी तो कैलाश की जो पत्नी बाबू राधा है वो क्या कहती है कि माँ जी मैंने आप ही के लिए दाल का हलवा बनाया है, यानी कि लास्ट में घी लगा रही थी। उसको तो पता ही है कि अब तो बुढ़िया यहाँ से जाने वाली है, हल्का फुल्का मैं यहाँ पर मक्खन लगा देती हूँ ताकि मैं इसके सामने अच्छी बन जाऊँ।
हो, तो वो कहती है कि माजी माजी, हाँ वही सासू जी चाहे माजी जो भी होता है, ठीक है, वो कहती है कि मैंने आप ही के लिए दाल का हलवा बनाया है, और दाल का हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अपने लिए बाबू वो क्या बनाती है, अपने लिए लापसी बनाती है और उनके लिए दाल का हलवा बनाती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ को विदा करने के लिए। अगला सवाल है, माँ के बेटों का व्यवहार कैसा था, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर औपचारिक था। कैसा था, औपचारिक। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा, ठीक है। अगला सवाल है, कहानी के अनुसार बच्चों के मन में दादी के प्रति कैसा भाव था, तो प्रेम और उत्साह वाला। जब भी दादी बाबू बच्चों के पास जाती थी तो बच्चे उत्साह से भर जाते थे, बच्चे बाबू खुशी से झूम जाते थे। तो सही आंसर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बाबू बड़ों के लड़ाई झगड़े से दूर होते हैं, उनसे वो अज्ञानी होते हैं, अज्ञानवश होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर भी बाबू विष कौन घोलता है, तो जो समाज के लोग होते हैं, जो इनके माता पिता होते हैं, वही घोल देते हैं, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी बाबू झगड़ा का एक आग अपने अंदर वो रख लेते हैं और बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते किनसे, जिनसे वो प्रेम करते हैं, ठीक है। अब आइए अगला जो 10 क्वेश्चन है इसमें आते हैं आगे। इसमें कहा गया है, बच्चों की मासूमियत किस तरह प्रकट होती है। बच्चों की मासूमियत किस तरह प्रकट होती है, वे दादी से कहते हैं कि वे उनके घर आएंगी। 71 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाबू ए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, कैलाश नारायण और बिरजू माँ को बारी बारी से रखने का फैसला क्यों करते हैं, क्योंकि वे माँ को बोझ समझते हैं। ये करेक्ट आंसर होगा। कैलाश नारायण और बिरजू माँ को बोझ समझते हैं, इसीलिए ये तीनों फैसला लेते हैं माँ को बारी बारी से अपने पास रखने का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, कहानी में माँ की हालत किससे तुलना की गई है, तो बाबू यहाँ पर होगा एक लुढ़कते पत्थर से। 73 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। एक लुढ़कता हुआ पत्थर जहाँ भी चला जाए वैसे ही बाबू सीता भी जा रही है, ठीक है। जिधर लुढ़का दो पत्थर को उधर वो लुढ़क जाता है, ठीक इसी प्रकार से सीता को जिधर भेज दो उधर बेचारी सीता चली जाती है, ठीक है। इसीलिए बाबू कहानी में माँ की हालत की तुलना की गई है एक लुढ़कते पत्थर से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर सवाल है, माँ की दशा का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बेबस और उपेक्षित वृद्धा के रूप में। वो बाबू बेबस होती है, कौन, तो सीता बेबस होती है, लाचार होती है, उनका कोई सहारा नहीं होता, कोई उनका रक्षक नहीं होता, कोई उनके दुखों को समझने वाला नहीं होता, कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो बेबस हो जाते हैं। और साथ ही बाबू वृद्धावस्था में उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, और वृद्धावस्था में कमज़ोर हो जाने के कारण वो अपने शरीर से भी लाचार हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 75 नंबर में, इसमें कहा गया है, फागुन माह में कितने दिनों बाद होली का त्यौहार था, तो सही आंसर होगा 3-4 दिन बाद। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर सी होगा, है ना, 3-4 दिन बाद था। अगला सवाल है, फागुन माह में किस दिन लापसी बिल्कुल फीकी थी, किस दिन, नहार सिंह वाले दिन। नहार सिंह वाले दिन, फागुन माह में नहार सिंह वाले दिन ही लापसी बिल्कुल फीकी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं। अगला सवाल है, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, सीता की स्थिति समाज में किस तरह की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं का, उपेक्षित वृद्ध बताएं का, समाज सुधारक महिलाएं का, या अत्याचारी महिलाएं का। तो राइट आंसर होगा बाबू उपेक्षित वृद्ध बताएं का। 77 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 78 नंबर में, बेटों ने माँ की सेवा को किस दृष्टि से देखा, तो एक बोझ के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर सवाल है, माँ की दशा पर कहानीकार की संवेदना किस प्रकार व्यक्त होती है, तो सही आंसर 79 का हो जाएगा करुणा के रूप में। माँ की दशा पर कहानीकार की संवेदना करुणा के रूप में बाबू व्यक्त होती है, किसकी दशा पर, तो माँ की दशा पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर बाबू इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के लिए कहा गया है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस शैली की है, तो करेक्ट आंसर 80 का हो जाएगा हमारा करुण रस प्रधान शैली की। किसकी, करुण रस प्रधान शैली की। तो ऑप्शन नंबर सी 80 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को धरती कब तक घूमेगी वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा चुका है व्याख्या के साथ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
अगर दोस्तों आपने अभी तक के चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग बेल आइकन के साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।